न्यायपालिका का अध्याय अब आगे बढ़ रहा है एक नए टॉपिक के साथ। क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? क्या हर व्यक्ति कोर्ट जा सकता है यदि उसको अपने अधिकार नहीं मिल रहे हैं? बिल्कुल जा सकता है, लेकिन फिर भी उसकी वास्तविकता को हम यहां परखेंगे। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मन में जुटे सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेगा, उसके साथ में कुछ नए प्रश्न भी पैदा करेगा कि यदि ऐसा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि सबको न्याय मिले या सबकी न्याय तक पहुंच हो। तो सबसे पहले हम इसको पहले बिंदु से स्टार्ट करते हैं कि भाई भारत के सभी नागरिकों को, देखिए संविधान तो यही कहता है, भारत के सभी नागरिकों को, याद रखना, भारत के सभी नागरिकों को न्यायालय तक जाने, न्यायालय में जाने तथा न्याय मांगने का हक है या अधिकार है। न्याय मांग का अधिकार है, सबसे पहली बात तो ये। अब देखिए, जब हमने न्यायपालिका को स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमने देखा कि न्यायपालिका की क्या भूमिका है। भूमिका में यही था, मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। तो यदि किसी व्यक्ति के, दूसरा मैं लिखता हूं, किसी व्यक्ति के यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या उल्लंघन हो रहा है या उसका कोई मौलिक अधिकार छीनने का प्रयास कर रहा है, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वह कहां जा सकता है? न्यायालय या न्यायपालिका जा सकता है। ये तो हो गई मोटे तौर पर बात, न्यायालय जा सकता है कि भाई आपने, संविधान ने आपको अधिकार दिया है कि आप कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट में जाने का आपके पास कारण तो होगा। ऐसे ही तो नहीं कि चलो सर कोर्ट में जाके घूम के आते, जज साहब ने कहा बोलो भाई कैसे आए हो कि साहब बस इच्छा हो गई आपके दर्शन करने थे, ऐसा नहीं है। भारत के सभी नागरिकों को न्यायालय में जाने का अधिकार है, अपने न्याय को मांगने का अधिकार है। लेकिन मुद्दा क्या होता है? मुद्दा ज्यादातर ये होता है कि जब आपके फंडामेंटल राइट्स जो है, भाग 3 जो है संविधान का, वो प्रभावित हो रहा है, तो मौलिक अधिकारों का यदि हनन हो रहा है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। ये तो मोटे तौर पर एक दृष्टि में हमने देखा, लेकिन इसके पीछे, पर्दे के पीछे, बियॉन्ड द नेटवर्क क्या स्थिति है, देखिए, हम देखते हैं। पहले आप इसको लिखिए, फिर मैं तीसरे बिंदु में इसको थोड़ा और विस्तार से समझाने की आपको कोशिश करता हूं। अब ये तो हमने समझ लिया कि आपका अधिकार है न्याय तक जाने का, न्यायालय तक जाने का, आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो लेकिन वास्तविकता क्या? देखिए, हम वास्तविकता से भी मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। तो तीसरा बिंदु यह है, वास्तविकता यह भी है। वास्तविकता मतलब एक्चुअल कंडीशन क्या है, रियलिटी ग्राउंड लेवल पे क्या है? वास्तविकता यह है, वास्तविकता यह भी है कि न्याय के लिए, अगर आपके पास कोई अगर केस हो गया है तो न्याय के लिए व्यक्ति को काफी पैसा तथा समय खर्च करना पड़ता है। समय खर्च करने का मतलब है कि समय देना पड़ता है, मतलब समय खर्च करना पड़ता है। हजारों रुपए लग जाते हैं, लाखों रुपए लग जाते हैं, और उसके बाद में समय भी लगता है। कई बार 10-10 साल, 20-20 साल केस चलते हैं। कई बार व्यक्ति का जीवन खत्म हो जाता है, उनकी जो दूसरी पीढ़ी आती है तब उसका रिजल्ट आता है कि भाई आपको ये न्याय हुआ। न्याय में देरी बहुत होती है, कहने का मतलब ये, पैसा और न्याय में देरी। जब आप इस तरह से अगर करेंगे कि आपको न्याय तो मिल रहा है, लेकिन न्याय मिलने के साथ साथ में उसके साथ इतना समय लग रहा है, पैसा भी लग रहा है, तो भी न्याय मिलने का कोई ज्यादा औचित्य रहा नहीं उसका। कहते हैं कि न्याय में देरी मतलब इंसाफ का कत्ल। न्याय भी समय पर मिलना चाहिए। अगर समय गुजरने के बाद में न्याय मिलेगा, आदमी की जिंदगी चलेगी, तो फिर पता नहीं वो किस दुनिया में है, और उसके बाद में फिर आप यहां फैसला लिख रहे हो कि भाई आपके साथ। लेकिन देखिए, न्यायिक प्रक्रिया जो है वो तथ्यों पे चलती है, सबूतों पे चलती है, गवाहों पे चलती है, इसलिए उसमें समय लगना भी जरूरी है। ये वास्तविकता हम बता रहे हैं कि न्याय के लिए एक व्यक्ति को काफी पैसा और समय भी खर्च करना पड़ता है। इस स्थिति में जो मजदूर वर्ग है ना, जो मजदूरी करता है, मजदूर, जो व्यक्ति गरीब है, जिसके पास पैसा ही नहीं है, मजदूर, गरीब तथा दिहाड़ी, जो रोज सुबह काम करता है, अगर वो काम मिलता है तो खाता है, नहीं तो उसके पास घर में खाने के दाने नहीं होती है। दिहाड़ी, दिन के दिन काम करना, पैसे कमाना, मजदूर है, गरीब है। और दिहाड़ी व्यक्ति के पास पैसा नहीं होने से, पैसा नहीं है,
दिहाड़ी व्यक्ति के पास पैसा नहीं होने से न्याय से उसकी जो पहुंच है, न्याय से उसकी पहुंच दूर हो जाती है। ये भी वास्तविकता है। कई बार कहते हैं भाई जिसके पास पैसा है उसी के पास न्याय है। लोग कहते हैं, फक्तियों में कहते हैं, आलोचना करते हैं, समालोचना करते हैं इस चीज की कि भाई पैसा है तो न्याय आपको मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि केवल पैसा ही काम नहीं करता है। आपने अगर किसी के साथ किसी का शोषण किया तो आपको सजा भी मिलेगी, लेकिन फिर भी वास्तविकता से हम लोग मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर आप गरीब है, पैसा नहीं है, तो आपके पास जो न्यायालय में जो वकील की फीस देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, इस तरह से। लेकिन देखिए यहां पर इसका भी तोड़ निकाला गया है। इस तरह की जो समस्याएं आई कि व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, व्यक्ति खुद पीड़ित है, अनपढ़ है, व्यक्ति के पास उसको नॉलेज ही नहीं, मुझे कहां जाना है, ऐसे मामलों में क्या किया जाएगा? ऐसे मामलों में एक नई व्यवस्था विकसित हुई जिसको हम जनहित याचिका कहते हैं। उसके बारे में अगले मॉड्यूल में बता रहा हूं, लिखिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिला तो बहुत सारी समस्याएं हुई। इस प्रश्न का जवाब लेकर के एक नई व्यवस्था विकसित हुई। इस प्रश्न के जवाब में एक नई व्यवस्था विकसित हुई जिसको कहा गया PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब देखिए इसमें क्या होता है। हम पढ़ रहे हैं क्या हर व्यक्ति अदालत में जा सकता है, तो न्याय की आम आदमी तक पहुंच, न्याय की आम आदमी तक पहुंच को सर्वसुलभ बनाने के लिए, मतलब उसको आराम से न्याय मिल सके, सर्वसुलभ बनाने हेतु क्या हुआ, एक नई व्यवस्था विकसित हुई। और नई व्यवस्था विकसित हुई, उसको क्या कहा, नई व्यवस्था विकसित हुई। नई व्यवस्था विकसित हुई जिसे PIL कहा गया। PIL जिसको आप जनहित याचिका कहते हैं, जिसको जनहित याचिका या PIL कहा गया। अब ये जनहित याचिका क्या है, पहले तो हम इसका फुल फॉर्म समझ लेते हैं। P फॉर पब्लिक, आम जनता, पब्लिक इंटरेस्ट, उनके हितों को देखते हुए, लिटिगेशन याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको आप PIL कहते हैं। यह जनहित याचिका की नई व्यवस्था विकसित हुई। जनता के हित को ध्यान में रखना, जनहित, ठीक है ना। कई बार इसका फुल फॉर्म आता है कि PIL का फुल फॉर्म बताइए, या फिर ये व्यवस्था किस लिए विकसित होगी, इसलिए विकसित हुई आम आदमी को न्याय मिल सके, आम आदमी के पास में न्याय आराम से पहुंच सके, हर व्यक्ति अदालत तक जा सके। इसमें यह जरूरी नहीं कि जिसके साथ जो पीड़ित है वही कोर्ट में केस दायर करे, नहीं। जनहित याचिका उस व्यक्ति की तरफ से कोई भी संगठन, कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है। तो देखिए पहले तो यह है कि जनहित याचिका अर्थात PIL, जनहित याचिका किसी व्यक्ति या संस्था या कोई संगठन है, किसी व्यक्ति, संस्था या संगठन की ओर से सर्वोच्च न्यायालय, ये ध्यान रखना आप, सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है, तथा उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पीड़ित है, उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, लेकिन वो कोर्ट नहीं जा सकता क्योंकि उसको अनपढ़ है, शिक्षित नहीं है, उसको पता नहीं है, पैसा नहीं है। अगर वो कोर्ट के चक्कर में पड़ेगा तो घर पे खिलाएगा क्या, क्योंकि परिवार को भी तो पालना। ऐसे में यदि कोई संस्था आगे आती है और संस्था कहती है कि चलो हम आपकी ओर से जो है वो केस दायर करेंगे, तो हो सकता है। कोई संगठन आगे आता है, कोई पड़ोसी है जो सक्षम है, वो कहता है नहीं मैं आपकी ओर से केस लड़ता हूं, चलो आप टेंशन मत करो। ऐसे में ये जनहित याचिका कहां दायर की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में।
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में ये जनहित याचिका दायर की जा सकती है। यदि जनहित याचिका क्या है उससे आप क्या समझते हैं, तो पहला बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, ये इसका फुल फॉर्म है। इस तरह से आपको क्रम से आंसर देना है। जब आप क्रम से चलेंगे तो आपको देखिए नोट्स पे बनते जाएंगे, देन आपका जो ये कंसेप्ट है वो डेवलप होगा कि हाँ भाई ये जनहित याचिका है। तो लिखिए इसको, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। अब जनहित याचिका को थोड़ा और डिटेल में समझ, डिटेल में तो क्या, थोड़ा इसका एक पहलू और समझते हैं। देखिए परंपरा ये बन गई है कि सर्वोच्च न्यायालय, मतलब जिसको आप सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में भेजे गए किसी पत्र को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। अब आप कहोगे सर ये कैसे होता है, मैं बताता हूं आपको। जनहित याचिका माना जा सकता है। अब देखिए मान लीजिए किसी ने एक पत्र भेजा, किसी ने भी पत्र भेजा, मान लीजिए मैंने भेजा, आपने ही भेज दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय में या जो उच्च न्यायालय है वहां पर, कि सर देखिए यहां पर इस शहर का एक तबका ऐसा है जहां पे 50 या 100 परिवार रहते हैं और वो परिवार जो है वो पूरा गंदा पानी पीने को मजबूर है। प्रशासन की ओर से कोई वहां पर उनको पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है और ये अगर उनका ऐसा रहा तो उनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि गंदा पानी पीने से जीवन तो प्रभावित होगा। उनको मूल अधिकार है जीवन का, भोजन का, पानी का, वो उनसे छीनता जा रहा है। इस तरह का यदि कोई पत्र भी भेजता है कोर्ट में और माननीय न्यायाधीश अगर उसको देखते हैं, उस पर संज्ञान लेते हैं, उसको वो जनहित याचिका मान सकते हैं। इस परंपरा की जो शुरुआत थी कि भी पत्र को भी जनहित याचिका माना जा सकता है, ये 1984 के आसपास पीएन भगवती न्यायमूर्ति थे, उन्होंने इस परंपरा की शुरुआत की जब उन्होंने एक पोस्ट कार्ड को ही जनहित याचिका मान दिया था। उनको किसी ने एक पोस्ट कार्ड भेजा था संबंधित मामले से और उन्होंने कहा कि नहीं, हाँ यह भी जनहित याचिका हो सकती है यदि अगर हम इसको आधार बना करके किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को बहाल करें। तो जरूरी नहीं कि पीड़ित पक्ष ही जाए, दूसरा भी कोई जा सकता है। तो इस प्रकार से आप अंतिम बिंदु में लिख सकते हैं कि जनहित याचिका ने न्याय प्रक्रिया को काफी सरल बना दिया है। जनहित याचिका या जिसको आप पीआईएल कहते हैं, जनहित याचिका ने न्याय प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया। लेकिन फिर भी बहुत सारे मामले अभी भी कोर्ट में लंबित हैं और चल रहे हैं, लोगों को न्याय मिलने में देरी तो अभी भी हो रही है, लेकिन फिर भी जनहित याचिका ने थोड़े से प्राण फूंकने का काम किया है। जो देरी हो रही थी उसमें, अगर मान लीजिए कोई जज साहब है, वो सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं कि भाई शहर में बहुत सारा धुआं हो रहा है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सरकार जो है बहुत प्रयास नहीं कर रही है, वो उस अखबार की न्यूज को भी एक संज्ञान लेकर के उसको जनहित याचिका मान लेते हैं और फिर दूसरे दिन कोर्ट में जाकर के फैसला सुनाते हैं या जो निर्देश देते हैं सरकार को कि आपको इतनी टाइमलाइन में हमें यह बताना है कि आपने शहर को कितना प्रदूषण मुक्त किया है। यहां तो कंडीशन आ गई है। तो कहने का मतलब है कि अब न्याय प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, परंपराएं विकसित होती है, नहीं तो नए नए जो है डिसीजंस आते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, तो वो भी एक नए कानून का काम करते हैं। ये हमने देखा पीआईएल। मैं समझता हूं आपको जनहित याचिका वाले मामले में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर उसका फुल फॉर्म आता है तो फुल फॉर्म लिखना है, अगर डिटेल में आपको पूछते हैं तो आपको डिटेल में लिखना है। अब हम देखते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया या जनहित याचिका द्वारा समय समय पर जनहित याचिका द्वारा या जनहित याचिका के माध्यम से कई ऐसे मामले सुलझे हैं, मालूम से अनेक मामले सुलझाए गए। कुछ एग्जाम्पल हम लेंगे जिससे कि आपको समझने में और आसानी रहे। अनेक मामले सुलझाए गए हैं, जनहित याचिका के माध्यम से अनेक मामले सुलझाए गए। कैसे सुलझाए गए हैं हम आगे बढ़ते हैं, पहले आप इसको लिख लीजिए।